Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about Herzberg two-factor hygiene maintenance theory. इससे पहले हमने motivation theories पढ़ी है, hierarchy पढ़ी थी हमने Maslow की, and second one we have discussed about Elder-Fur theory. Now we are going to discuss about Herzberg two-factor hygiene maintenance theory. तो हर्सबर्ग टू फैक्टर हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी क्या बोलती है? दिस इज ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इस थ्योरी में इन्होंने दो टर्म दी है, मोटिवेशन एंड हाइजीन. अब इन्होंने दो फैक्टर्स को, दो टर्म्स को नाम दिया इस थ्योरी में कि मोटिवेशन और थ्योरी. तो यहाँ पर मोटिवेशन क्या है और थ्योरी क्या है? तो मोटिवेशन फैक्टर कौन से होंगे? सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम टू इंस्पायर एंड एंगेज एम्प्लॉयज. इफ आई टॉक अबाउट अ मैनेजमेंट और एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, दो फैक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है. कौन कौन सा? एक मोटिवेशन एंड दूसरा हाइजीन. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन की, इफ़ अ वर्कर और अ एम्प्लॉय इज हाईली मोटिवेटेड देन ही कैन डू द टास्क ईजिली और ही कैन मेंटेन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे कैन अचीव देयर गोल्स ईजिली. बट अगर मैं वहाँ पर अगर हाइजीन फैक्टर की बात करूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर क्या होगा? सैलरी, वहाँ की वर्किंग कंडीशन, कि वहाँ पर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ताकि वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए. तो इन्होंने क्या दिया, एक हाइजीन और मेंटेनेंस थ्योरी दी कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, जिसमें दो फैक्टर उन्होंने कंसीडर करे, एक मोटिवेशन, सेकंड वन इज हाइजीन. तो मोटिवेशन में क्या है, अगर हमारे पास हाई मोटिवेशन रहेगा, इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ हाई मोटिवेशन, तो उनका गोल कैसा रहेगा? हाई अचीवमेंट, राइट? क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे. अगर उनका मोटिवेशन हाई रहेगा तो. इफ़ दे हैव लो मोटिवेशन, तो उनका मोटिवेशन फैक्टर अगर लो है तो उनकी अचीवमेंट भी कैसी रहेगी? लो रहेगी. इसलिए मैस्लो ने क्या करा, ये दो थ्योरीज दी. फर्स्ट इन्होंने हाइजीन के बारे में डिस्कस किया एंड सेकंड मोटिवेशन के बारे में. मोटिवेशन क्या है कि हम यहाँ पर किस एम्प्लॉय को किस हद तक उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करे. सेकंड इज यहाँ पर हाइजीन. हाइजीन को क्या इंडिकेट किया गया? हाइजीन मीन्स सैलरी एंड द वर्किंग कंडीशन, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जहाँ पर इन्वायरमेंट काम कर रहे हैं वो होता है हाइजीन फैक्टर. तो अब हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है या मोटिवेशन फैक्टर प्रेजेंट है और दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ जॉब वेयर यू enjoy what you are doing, feel a sense of achievement and have a good relationship with your कोवर्कर्स. ठीक है, जैसे क्या है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके कोवर्कर्स के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो आप क्या रहोगे? बहुत हाईली मोटिवेटेड रहोगे. तो यहाँ पे अगेन हम दो फैक्टर्स देखते हैं, एक मोटिवेशन, दूसरा हाइजीन. तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो वो अपना काम भी इजीली करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे तो उनका बॉन्ड भी क्या है, अच्छा रहेगा. तो यहाँ पर क्या करा, दीज ऑल फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर मोटिवेशन एट वर्क अकॉर्डिंग टू द हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. टू फैक्टर क्यों बोला गया है? टू फैक्टर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर हमने दो फैक्टर को ही कंसिडर किया है, एक मोटिवेशन, दूसरा हाइजीन. अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास सैलरी अच्छी नहीं है लेकिन हमारी वर्क कंडीशन अच्छी है, सैलरी को किस में बोला है? हाइजीन में. ठीक है, इफ़ आवर सैलरी इज नॉट इनफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और देखो अगर हाइजीन नहीं है एंड मोटिवेशन फैक्टर पूरा है, अगर वर्क एम्प्लॉय काम करने के लिए राजी है, हाईली मोटिवेटेड है, लेकिन हाइजीन कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो सकता है, या फिर जो मोटिवेशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो दोनों हैंड इन हैंड चलने चाहिए कि मोटिवेशन भी हो और हाइजीन भी हो, ताकि एम्प्लॉय को सैलरी भी अच्छी मिले और उसका वर्क इन्वायरमेंट कंडीशन भी अच्छा हो. तो इन्होंने सिर्फ इसलिए बोला था, दैट इज हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी. ठीक है, हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है काफी बार टू फैक्टर थ्योरी से. तो दो फैक्टर कौन सा लिया इन्होंने? एक मोटिवेशन और एक हाइजीन. तो अगर इफ यू आर मोटिवेटेड देन यू कैन डू योर टास्क और यू कैन परफॉर्म योर गोल्स इजिली. इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो किसकी वजह से? देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट भी रह सकते हो.
However, if you find that salary is not good enough to cover your expenses and your working condition are poor, your motivation may decrease. अगर यहाँ पर आपका सैलरी भी कम है, मीन्स यहाँ पर हाइजीन फैक्टर लो है और मोटिवेशन भी क्या है, लो है. हाइजीन फैक्टर लो है, सैलरी कम है, तो इजीली यहाँ पर मोटिवेशन फैक्टर लो हो जाता है और हम अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते. नेक्स्ट यहाँ पे मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर कॉम्बिनेशन इन हर्सबर्ग 2 फैक्टर. अब आपको दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपको कॉम्बिनेशन बताना है हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर के. जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कैसे चलते हैं, ठीक है, वही है. अगर आपके पास कम हाइजीन है तो यहाँ पर मोटिवेशन क्या है, डिक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर हो जाएगा. अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ये कॉम्बिनेशन जनरली एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है. फर्स्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन का. मतलब यहाँ पर सैलरी तो अच्छी है, हाई हाइजीन मीन्स द सैलरी इज गुड, तो मोटिवेशन भी क्या है, हाई है, ठीक है. अगर एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी मिल रही है तो एम्प्लॉय भी काम अच्छे से कर रहा है, तो वो हाईली मोटिवेशन में आएगा. दूसरा यहाँ पर हाई हाइजीन, सैलरी अच्छी मिल रही है लेकिन मोटिवेशन कम है, ठीक है. सैलरी तो अच्छी मिल रही है बट यहाँ पर मोटिवेशन क्या है, कम है, और द वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट गुड. ये भी फैक्टर हो सकता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पर अच्छा नहीं है. थर्ड फैक्टर क्या है, लो हाइजीन, जिसमें आपके पास सैलरी लो है लेकिन काम करने के लिए मोटिवेशन पूरा है, ठीक है. तो दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन जिसमें सैलरी लो है बट यहाँ पर काम करने का मोटिवेशन ज़्यादा है. दिस इज़ नॉट द बेस्ट सिचुएशन. ये बेस्ट सिचुएशन नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय जितना हार्ड वर्क कर रहा है उसको उतना पे भी मिलना चाहिए. तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट सिचुएशन फॉर एम्प्लॉय. इवन दो एम्प्लॉयज मे बी मोटिवेटेड, इफ द मिनिमम वर्किंग कंडीशंस आर नॉट मेट, एम्प्लॉयज में लुक फॉर द अनदर जॉब विद बेटर वर्किंग कंडीशन. एंड लास्ट फैक्टर वुड बी लो हाइजीन एंड लो मोटिवेशन. यहाँ पर क्या है, आपके पास सैलरी भी क्या है, लो है एंड मोटिवेशन भी लो. तो यहाँ पर एम्प्लॉय कैसा रहेगा, उनका मोटिवेशन क्या है, डीमोटिवेटेड, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया. तो दीज आर द 4 कॉम्बिनेशन जिसका एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन, कि सैलरी अच्छी है तो मोटिवेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पा रहे हैं. दूसरा हाई हाइजीन एंड लो मोटिवेशन, हाइजीन पूरा है, सैलरी पूरी है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है, मतलब वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं है. कम सैलरी है, हाई मोटिवेशन है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इफ़ द सैलरी इज़ लो और मोटिवेशन आपका हाई है बट एक टाइम पीरियड पे क्या है, यहाँ पर मोटिवेशन लो हो जाएगा. एंड लो हाइजीन लो मोटिवेशन में हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर बोथ आर लो. अब हम इन हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव द हाइजीन फैक्टर, मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल सेक्टर या आपकी सैलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. रिमूविंग और इम्प्रूविंग पुअर बिजनेस पॉलिसीज, जो आपकी पहले पुरानी पॉलिसीज है उन सबको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. शो रिस्पेक्ट टू ऑल द एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, सभी एम्प्लॉय को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनकी पोजीशन के बेस पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलनी चाहिए. ऑफर हायर और कॉम्पिटिटिव सैलरीज, उनको हाई सैलरीज और जितना उनके पोजीशन में सैलरी आती है उतना उनको पैकेज वहाँ पर देना चाहिए ताकि यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को हम मेंटेन कर सके. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव एंड सपोर्टिव सुपरविजन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के लिए. वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करनी है इफ़ द वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, एंड प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. तो हम चाहे उसमें हाइजीन फैक्टर हो चाहे इसमें मोटिवेशन फैक्टर हो, ठीक है, तभी तो ये क्या है, हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी और 2 फैक्टर थ्योरी जिसमें आपके पास मोटिवेशन एंड हाइजीन, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो मेन फैक्टर हैं जो कि हमारे इसमें होने चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तभी एम्प्लॉय क्या है काम कर पाएंगे, तभी वो अपने काम को इंजॉय कर पाएंगे. तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, ज़रूरी है कि यहाँ पे हाइजीन भी होना चाहिए एंड मोटिवेशन भी होना चाहिए. द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मोटिवेशन फैक्टर, ये तो था कि हम अपना हाइजीन फैक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मीन्स अपने सैलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सभी को रिस्पेक्ट दिखानी है, ठीक है, सबके क्या है, सब इक्वल है, हाई सैलरी उनको प्रोवाइड करनी है, जो उनकी डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करनी है. पुअर बिजनेस पॉलिसीज़ को क्या करना है, रिमूव करना है. अब हम मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मोटिवेशन फैक्टर में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर
कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की रिकग्निशन, ठीक है, उनके अचीवमेंट, उनका हार्डवर्क, क्योंकि हमें हमेशा एम्प्लॉय को हाईली मोटिवेटेड रखना चाहिए, हाई मोटिवेशन उनका रहना चाहिए। तो हम कैसे हाई मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? उनकी ग्रोथ प्रोवाइड करके, कि उनकी ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उनको अलग अलग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं नई नई। उसके बाद उनका अचीवमेंट्स चेक करना, गिविंग एम्प्लॉय मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे कैन हैंडल, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना जिससे उनको मज़ा आए काम करने में, वो यहाँ पर मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट फैक्टर इज असाइन एम्प्लॉयज टू ड्यूटीज दैट दे इंजॉय एंड दैट आर फिटेड विद द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। उन एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ को ऐसे असाइन करना कि वो अपने जॉब, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंसेस को क्या कर सके, इंजॉय कर सके। काम को इंटरेस्टिंग बनाना ताकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड रहे। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ कंपनीज़ में कुछ गेम्स होते रहते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स हो गए, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, उनको काम करने में मज़ा आता है, ठीक है, बोरिंग इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होता, वर्किंग इन्वायरमेंट यहाँ पर अच्छा बन सकता है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। एडवांटेजेस क्या आएंगे इसमें? पहला एडवांटेज है डायरेक्ट फोकस ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन। सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं? एम्प्लॉय की मोटिवेशन पे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू फैक्टर्स, ठीक है। तो हम पहले मोटिवेशन फैक्टर देखेंगे। अगर मोटिवेशन फैक्टर होगा, अगर मोटिवेशन फैक्टर इंक्रीज होगा, तभी यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पर पहले हम एम्प्लॉय की मोटिवेशन पे फोकस करते हैं, जिसमें अगर एम्प्लॉय को डिसैटिस्फाई नहीं करना है, ठीक है, डिसैटिस्फाई कब, हाँ, डिसैटिस्फाई क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही फैक्टर को, विच इज़ हाइजीन एंड मोटिवेशन, दैट बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है, इन दोनों को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एम्प्लॉय के मोटिवेशन को फोकस करना पड़ता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं हम, हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर का कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनीज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स फेस बाय द एम्प्लॉय। कंपनी क्या कर सकती है? जो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम को जो एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं, वो कंपनी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे उनका मोटिवेशन फैक्टर क्या रहे, बना रहे। द कंपनी कैन फोकस ऑन सॉल्विंग द डिससेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है कंपनी में, ठीक है, जिससे लोग डिससेटिस्फाई नहीं है, तो कंपनी उन प्रॉब्लम्स को देख सकती है, जिसकी वजह से वो उनका समाधान भी कर सकती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, उनकी जिससे उनको प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ को, वो चेक कर सकती है, ठीक है, उनके बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकती है। यहाँ पर साथ साथ हाइजीन फैक्टर को भी वो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन और हाइजीन क्या है, दोनों फैक्टर को यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी फैक्टर्स आर द सेकेंडरी फोकस, ठीक है। मॉनेटरी फैक्टर्स कौन से होंगे? मनी फैक्टर्स, सैलरी, ठीक है। सैलरी इज नेम्ड एज हाइजीन फैक्टर। लो सैलरी में लीव एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड, ऑन द अदर हैंड हाई सैलरी में नॉट नेसेसरी मेक एम्प्लॉय मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स वर्क। तो जो मैंने आपको 4 कंडीशन पढ़ाई है, उसी के बेस पे है कि यहाँ पर अगर किसी की लो सैलरी है तो लो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन रहेगा, लोग जो है वो पूरे डिससैटिस्फाई रहेंगे, और जिसकी हाई सैलरी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी काम करने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो यहाँ पे चारों कॉम्बिनेशंस में हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हर्ट्जबर्ग ने मोटिवेशन फैक्टर को इंक्लूड करा, उसमें और भी मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूड करे, जैसे प्रमोशन, रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट इन वर्क एंड एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम ध्यान में रखें, तो इससे क्या हुआ, हर्ट्जबर्ग जो थ्योरी है उसमें हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मोटिवेशन की बात करें, अगर हाइजीन फैक्टर दोनों की बात करें, तो अगर यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों को इम्प्रूव कर दें, तो दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने से क्या होगा, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर हर्ट्जबर्ग फैक्टर के, ये हमने इसके क्या पढ़े थे कि जो एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय का फोकस रहता, एम्प्लॉय का मोटिवेशन रहता है प्रॉपर, कंपनी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एम्प्लॉयज़ की, एंड मॉनेटरी फैक्टर ऑल्सो contribute. Now what are the disadvantage of this theory? Disadvantages क्या है? Hurtsburg theory does not consider external factor that may have an impact on the employee motivation, ठीक है, उनका कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पे इम्पैक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल, द कॉम्पिटिटर कंपनी में पे हायर सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉय इन सिमिलर पोजीशन, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी सपोज करो 2 कंपनियां, दोनों का सेम बिजनेस है, तो वो क्या कर रहा है, एक
एम्प्लॉय को उसी काम के लिए हाई सैलरी दे रहा है और दूसरी कंपनी उसी एम्प्लॉय को सेम काम के लिए कम सैलरी दे रहा है, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है जिसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं. इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंसिडर इम्प्रूविंग हिज दिस फैक्टर, इट कैन मेक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड, डिक्रीज द मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क. जैसे मान लो यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है, दोनों ही अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन काम सेम है, मेहनत सेम है, लेकिन सैलरी में डिफरेंस है. ठीक है, ए की सैलरी कम है बी से, तो ए में क्या आएगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा. ठीक है, कि उसको ज़्यादा क्यों मिल रही है जबकि हम वी आर डूइंग द सिमिलर वर्क, हाउ दे कैन पे हिम मोर, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा, उसका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा. तो दिस इज द डिसएडवांटेज. नाउ सेकंड डिसएडवांटेज इज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड देयर वर्क एफिशिएंसी आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास अगर वर्क एफिशिएंसी आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आप जॉब में सेटिस्फाई हो, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों फैक्टर्स देखे जाते हैं. ठीक है, थर्ड यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, हर्ट्जबर्ग थ्योरी डज नॉट कंसिडर डिफरेंसेस इन पीपल सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड. हर्ट्जबर्ग थ्योरी ने क्या करा, उनके लोगों के जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है उन पे फोकस नहीं करता है. ठीक है, सब बंदों की क्या है, अपनी अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है, सबके डिफरेंट मोटिवेशन क्या है, फैक्टर्स है. ठीक है, कुछ लोग हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम काम करते हैं तो हमें डिस्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहिए. तो ये था यहाँ पर हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट. जब भी हम डिसीजन लेते हैं किसी भी मैनेजमेंट में तो कैसे हम डिसाइड करते हैं. तो मैनेजमेंट अकर्स व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम एंड सम चॉइस टू मेक द डिसीजन. हम डिसीजन कब बनाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जब प्रॉब्लम होगी तभी तो आप एक डिसीजन पे आओगे या कोई आपको एजेंडा स्टार्ट करना होगा. तो डिसीजन मेकिंग क्या है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. तो डिसीजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ एक्शन कॉन्शियसली chosen from the available alternative for the purpose of desired result. तो यहाँ पे रोल क्या है डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग सबके अपने गोल्स रहते हैं. ठीक है, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जिसकी वजह से हम फिर क्या करते हैं, अपना लास्ट में डिसीजन बनाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन से. सबसे फर्स्ट डिसीजन है यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन. इंडिविजुअल डिसीजन का क्या मतलब है, हमारा एक पर्सनल अपना खुद का क्या डिसीजन है. दिस इज नॉट अ ग्रुप डिसीजन. ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है कि हम इंडिविजुअल डिसीजन कैसे लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल व्हेन अ गर्ल चाइल्ड हैज़ पास्ड आउट फ्रॉम अ हाई स्कूल शी विल थिंक थ्रू डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर हायर स्टडीज़. जैसे कोई लड़की स्कूल से पास आउट हो गई तो वो खुद अपना सोचेगी कि मुझे क्या पाथ पे चलना है, क्या करियर चूज करना है, क्या बनना है. तो दैट इज़ हर इंडिविजुअल डिसीजन, जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है. ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन दे आर मोर क्विक. ठीक है, देन ग्रुप डिसीजन. ग्रुप डिसीजन से ज़्यादा क्विक कौन से होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन, क्योंकि इसमें हमें लोगों की राय नहीं लेनी पड़ती, हमारा अपना ओपिनियन होता है. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट और फर्नीचर. ठीक है, ये भी क्या है, आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है. ग्रुप डिसीजन में क्या है, जब यहाँ पर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर पीपल, तो वो क्या होता है, ग्रुप डिसीजन होता है, जिसमें आपके अकेले का डिसीजन नहीं बल्कि सबका डिसीजन यहाँ पर रहता है. इसमें आपके रिलेटिव फैमिली और कम्युनिटीज़ भी इंक्लूड हो सकती है. नाउ ग्रुप डिसीजन क्या है, टाइम टेकिंग है. ठीक है, मतलब टाइम टेकिंग है. और क्विक कौन सा है, इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है, हमेशा क्विक होता है. और ग्रुप डिसीजन क्या है, टाइम टेकिंग है. ठीक है, अनप्रोडक्टिव अप्रोचेज आर आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटेड, क्योंकि हमें सबके विचार है जो वो सुनने पड़ते हैं. तो ग्रुप डिसीजन क्या है, इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस. और दूसरा क्या है, टाइम टेकिंग है. ठीक है, इसलिए हमें ग्रुप डिसीजन जो है वो बड़ा ध्यान से लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो. ठीक है, फैमिली फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो ग्रुप डिसीजन जो है वो बहुत ध्यान से करने चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे कमिंग टू द हैबिचुअल डिसीजन. हैबिचुअल डिसीजन क्या है, इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ डिसीजन, जिसमें आपके क्या है, जो आपकी डेली की आदत है. सपोज आपको चाय पीनी है, ठीक है, सुबह सुबह उठ के, तो वो क्या आपकी हैबिट है कि आपको मॉर्निंग बेड टी चाहिए. तो ये क्या है, आपका हैबिचुअल डिसीजन है.
जैसे मेकिंग ऑफ टी और कॉफ़ी इन द अर्ली मॉर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुअल डिसीजन। आपको इसकी हैबिट हो गई है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सुबह बेड में से उठते ही क्या चाहिए, चाय या कॉफ़ी चाहिए। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हैबिचुअल डिसीजन जिसमें आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो चाय पीनी ही पीनी है हर सुबह में। तो दिस इज़ हैबिचुअल। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस और क्विक डिसीजन होते हैं, ये स्लो नहीं होते, दे आर स्पॉन्टेनियस एंड क्विक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम कोई भी हैबिचुअल डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आप डेली सब्जियां खरीदने जा रहे हो, ठीक है, डेली लाइब्रेरी जा रहे हो पढ़ाई करने, या कुछ भी आप डेली का सामान लेने जा रहे हो, तो दैट कम्स अंडर ऑल्सो हैबिचुअल डिसीजन। इसमें कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, गोइंग टू ऑफिस, तो ये सारे क्या है, हैबिचुअल डिसीजन में आता है। सेंट्रल डिसीजन में क्या है, सेंट्रल डिसीजन होता है जिसमें ए वाइफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ हस्बैंड मे बी अ सेंट्रल डिसीजन फॉर अ फैमिली टू गेट एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट। ये जनरली फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर हस्बैंड की रिटायरमेंट हो गई और मदर को वर्क करना है कि नहीं करना, वो कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर फैमिली वाले मिलके डिसाइड करते हैं। दिस इज ऑल्सो ग्रुप डिसीजन, बट इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो आपका घर का मुखिया होता है, सेंट्रल डिसीजन वो लेता है, ठीक है। जैसे हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद उनकी वाइफ काम करेगी कि नहीं करेगी, दैट डिसीजन इज टेकन बाय द सेंट्रल जो पर्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेंट्रल डिसीजन वेरी क्रूशियल डिसीजन है, लोवेस्ट नहीं है, दिस इज वेरी क्रूशियल वेयर वन हैज टू मेक केयरफुल डेलिब्रेशन एंड एनालिसिस बिफोर अराइविंग एट द फाइनल डिसीजन, ठीक है। बिल्डिंग और परचेजिंग अ हाउस इज अ सेंट्रल डिसीजन ऑफ द फैमिली, ठीक है, क्योंकि आप घर खरीद रहे हो, घर बार बार तो नहीं खरीदा जाएगा, तो आप खरीद रहे हो, घर को बेच रहे हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सेंट्रल डिसीजन, ठीक है। तो सेंट्रल डिसीजन हो गया आपका, इंडिविजुअल डिसीजन हो गया, ग्रुप डिसीजन हो गया। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें आपकी हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी से क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन में जनरली पूछ लिया जाता है, और नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ डिसीजन है इसमें से भी क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।